क्या किसी व्यक्ति आज समाज का उद्गम स्थान उसके अपमान का विषय बन सकता है? भारत के कई राज्यों में बिहारी शब्द के प्रयोग द्वारा एक समाज को अपमानित करना इस व्याधि का एक उदाहरण है। वो उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? स्वाधीन भारत में यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसके पीछे के कारण आपके मस्तिष्क की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बिहारी समुदाय पर आक्रमण हुए, असम में तो हत्याएं तक कर दी गई। 2018 में गुजरात में बिहारी लोगों पर आक्रमण हुए, यहाँ तक कि ऐसी घटनाएं पंजाब में भी हुई। क्या यह सामान्य बात है? नहीं, यह दुखद है। अपमान तो प्रतिदिन झेलना ही पड़ता है। 24-year-old Asaram, who's from Gaya in Bihar, recounts the horror. आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक राज्य का सबसे बड़ा नेता बिहारियों को गोबर का कीड़ा कहता है, एक बिहारी 100 बीमारी का नारा देता है, एक अन्य नेता बिहारियों को अपराध के लिए दोषी बताता है और एक नेता अपने राज्य में हुई दुर्घटनाओं के लिए। पर इस स्थिति तक पहुँचने की यात्रा भी घिनौनी है। আপনাকেও কিন্তু সত্যিকারে বলতে হবে, এক বিহারি 100 বিমারি চাই না, বাংলাকে বিমার মুক্ত। साम्राज्यवादियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था से उत्पन्न हुआ सामाजिक रोष कैसे अस्थिरता को जन्म देता है, कैसे अस्थिरता एक गृह युद्ध को जन्म देती है, कैसे गृह युद्ध एक जंगल राज को जन्म देता है और कैसे यह सब मिलकर एक समुदाय के लिए अभिशाप बन जाता है। ये बिहार की कहानी है, जिसे जानेंगे आज के इस तूफानी प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी व्यक्ति का मूल उद्गम स्थान उस व्यक्ति के लिए गाली के रूप में प्रयोग किया जाने लगे तो अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक समाज और देश के रूप में भारत को चिंतन की आवश्यकता है। बिहारी शब्द को एक अपमानित करने वाले शब्द के रूप में यदि भारत के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाने लगा तो उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार से बड़े संख्या में लोगों का पलायन और भारत के अनेक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जाकर बसना। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो राजनीति कह रही है जिसने बिहारी शब्द को अपमान का विषय बनाया। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से वो कहां जाएंगे? भारत का हर प्रांत सबका है, परंतु इस प्रकार की राजनीति तब आरंभ होती है जब पलायन बड़े स्तर पर होता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 50% घरों से लोग दूसरे राज्यों में या अन्य क्षेत्रों में पलायन कर गए हैं। यह संख्या विस्मयकारी है। क्या कारण रहा है इसका? मुगल कालखंड में बिहार के क्षत्रिय समुदाय को मुगल सेना में भर्ती किया जाता था तो उस रूप में पलायन होता था, परंतु इसे पलायन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भारत के हर क्षेत्र में विद्यमान रहा है। वास्तविक पलायन आरंभ हुआ अंग्रेजों के कालखंड में, जिसका कारण था असमान विकास। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश राज भारत पर अपने शासन की नींव गाड़ चुका था और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो चुकी थी और इसी के मध्य ब्रिटिश राज ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कें और रेलवे का जाल बिछाना आरंभ किया और इसी कालखंड में भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के खेतों में सिंचाई की सुविधा बेहतर होने लगी, जिससे पैदावार बढ़ी, खेतों में काम बढ़ा और इस कारण से भारत के पूर्वी क्षेत्रों से पश्चिमी क्षेत्रों में पलायन होने लगा, जिसमें बिहार मुख्य था। इसी समय में बिहार से बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी पलायन आरंभ हुआ, जिसका कारण मुख्यतः जमींदारी की व्यवस्था थी। परंतु बिहार के क्षेत्रों से ये पलायन सामयिक होता था, लोग कुछ महीने काम करके वापस आ जाते थे। पर इस सीजनल पलायन ने बिहारी व्यक्ति की छवि कम वेतन में काम करने वाले व्यक्ति की बना दी थी। परंतु असली पलायन आरंभ होता है स्वाधीनता के पश्चात। 1960 के दशक में पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का आरंभ होता है, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में पूर्वी क्षेत्रों से लोग आने लगते हैं। 80 के दशक में कृषि के क्षेत्र में मशीनों के उदय के पश्चात मजदूरों की आवश्यकता भी कम होने लगती है, तो यह पलायन दिल्ली, मुंबई, सूरत और कोलकाता जैसे नगरों की ओर होने लगता है। परंतु यह पलायन सामान्य नहीं था। इससे पहले पलायन केवल वंचित समुदाय का होता था। 80 और 90 के दशक और उसके पश्चात का पलायन बिहार के हर क्षेत्र से, हर जाति के लोगों का, हर आयु और आय वर्ग के लोगों का होने लगा। यह पलायन स्थायी था और सेक्युलर भी, क्योंकि इस पलायन ने निर्धन, धनी, सवर्ण, दलित, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नागरिक किसी में भेद नहीं किया। यदि आंकड़े देखें तो 1951 से 1961 के मध्य बिहार की 4% जनसंख्या पलायन कर गई। 1971 से 1981 के मध्य बिहार की 2% और जनसंख्या
पलायन कर गई। 80 और 90 के दशक में यह आंकड़ा दुगना हो गया जब 25 लाख लोग पलायन कर गए बिहार से, और 2000 से 2011 तक यह आंकड़ा और बढ़ गया जब 93 लाख और लोग पलायन कर गए। यह संख्या प्रलंबकारी है और यही संख्या उस क्षेत्रीय अस्थिरता की जनक है जो एक ऐसी राजनीति को जन्म देती है जिसमें हिंसा और घृणा मूल तत्व होते हैं। मूल प्रश्न यह नहीं है कि पलायन हुआ, मूल प्रश्न यह है कि पलायन क्यों हुआ। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ता। गरीबी, अभाव, मूल सुविधाओं की कमी और भूखा पेट, ये कुछ चीजें हैं जो किसी मानव को अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने को विवश करती हैं। तो मूल प्रश्न ये आ जाता है कि बिहार को गरीब रखा किसने? स्वाधीनता के पश्चात से अब तक असमय गिरती अस्थिर सरकारें, अस्थिरता के प्रश्रय में जन्म लेने वाला नक्सलवाद, नक्सलवाद से जन्म लेने वाली जातीय हिंसा, जातीय हिंसा से जन्म लेने वाले जंगल राज की सरकारें और जंगल राज में पोषित जातीय उन्माद के मध्य हुआ गृह युद्ध। बिहार के बर्बाद होने की कहानी आपकी धमनियों में बह रहे रक्त को सुखा सकती है। अस्थिर सरकारों से आरंभ करते हैं। 1950 से 1961 तक बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री रहे। यह एक लंबा अंतराल था, परंतु 1961 से 1970 तक 9 वर्षों में बिहार ने 13 मुख्यमंत्रियों का त्यागपत्र देखा। कोई मुख्यमंत्री एक वर्ष भी पूरा नहीं कर पाया। 1970 से 1980 तक पुनः बिहार ने 10 बार मुख्यमंत्रियों का त्यागपत्र देखा, यानी हर वर्ष एक। 1980 से 1990 तक बिहार को 7 बार मुख्यमंत्री मिले, जिसमें लालू प्रसाद यादव 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 1960 के बाद पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल पूरे किए। 1995 से 2000 तक पुनः बिहार ने 5 बार मुख्यमंत्रियों के त्यागपत्र देखे और उसके बाद 2000 से 2005 तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, यानी केवल जंगल राज ही स्थायी सरकार दे पा रहा था। नवंबर 2005 से अब तक बिहार में एक स्थायी सरकार कही जा सकती है, पर स्वाधीनता के बाद से बिहार 23 मुख्यमंत्री और 41 सरकारें देख चुका है, पंजाब से कई गुना अधिक। यह अस्थिरता सरकारों को काम नहीं करने देती, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव उत्पन्न करता है और जिससे पलायन उत्पन्न होता है। पर यह अस्थिरता गृह युद्ध और गृह युद्ध पलायन कैसे पैदा करता है, वो आगे देखते हैं। गृह युद्ध, वो आग जिसमें अपने ही लोग अपनों को झोंक देते हैं। बिहार दशकों तक ऐसे जातीय गृह युद्ध में जला जिसे भारत की स्वतंत्र पत्रकारिता ने मुखपृष्ठ पर स्थान नहीं दिया और सरकारों ने इस अग्नि में केवल आहुतियां डाली समूचे बिहार की। Every Dalit, every minority, every backward is my voter and supporter. They are masked. इस कहानी का आरंभ होता है 1793 से, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार में परमानेंट जमींदारी सिस्टम का आरंभ कर दिया था, जिसके अनुसार जमींदार एक भूखंड का मालिक होता है और उसके बदले में वो ब्रिटिश सरकार को हर साल एक फिक्स अमाउंट देता है। अधिकांश जमींदार राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, बनिया और मुस्लिम समाज के लोग बनाए गए थे और समय के साथ साथ इसने असंतोष को जन्म दिया था। Organising the withdrawal of Dalit labour from the fields is a key Naxalite tactic. जमींदारी का विरोध हुआ, पिछड़ी जातियों द्वारा त्रिवेणी संघ जैसे संगठन बने। स्वाधीनता के पश्चात जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बातें हुई और 1949 में एक विधेयक बनाकर इसे समाप्त कर दिया गया। इसका लाभ यादव, कुर्मी, कोयरी जैसे समुदायों को मिला जिनके पास अब भूमि थी और वो नए जमींदार थे। 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी में नक्सलवाद आरंभ हुआ जमींदारी के विरुद्ध और इसका सीधा प्रभाव पड़ोसी राज्य बिहार पर भी हुआ, जब 9 सदस्यों वाले साम्यवादी दल ने बिहार को अपने लपेटे में लेना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते बिहार जलने लगा। Now he's the leader of the Naxalites, a group of revolutionaries dedicated to throwing off the shackles of caste oppression. 1971 से 1976 तक भोजपुर में मृत्यु का नंगा नाच नाच रहा था, जब जगदीश महतो और रामेश्वर अहीर जैसे नक्सलियों ने साम्यवादियों के कहने पर हथियार उठा लिए थे। 5 वर्षों में दर्जनों सवर्ण लोगों को चुन चुनकर मार दिया गया और ये हत्याएं जगदीश महतो की मृत्यु के साथ रुकी। बिहार के भीतर मृत्यु के मुंह में खून लग चुका था। 1977 में बेलछी गांव में पासवान और कुर्मी समुदायों के मध्य विवाद हुआ, जिसमें 15 दलित समुदाय के लोगों की हत्या हो गई। मुद्दे की जड़ में भूमि ही थी। 1979 में परस बीघा नाम के स्थान पर नक्सलियों ने एक बड़े भूमिहार किसान की हत्या कर दी, जिसका बदला परस बीघा में 11 पिछड़ी जातियों के लोगों को मार कर लिया गया और इस घटना का बदला फिर दोहिया में लिया गया, जब पिछड़ी जातियों के 2000 लोग इकट्ठा हो गए, सवर्ण जातियों के लोगों के घरों में घुस गए, उन्हें लूटा गया, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई और हत्याएं हुई। चुका है जो जनता पर सशस्त्र हमला, जनता की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है,
जनता पर हमला विभिन्न तरह के जो है टॉर्चर करता है। 80 के दशक में भी हर वर्ष हत्याएं चल रही थी, पर एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1987 में भगोड़ा नरसंहार हुआ, जब एक माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर नाम की संगठन ने 50 तथाकथित उच्च जातीय लोगों की हत्याएं कर दी। महिलाओं से यौन हिंसा की गई, जिससे 60 वर्षीय वृद्धा भी नहीं बची। 1988 में नागवान में 19 दलित मार दिए गए और 1989 में डांवर में 23 अन्य दलित समुदाय के लोगों की हत्याएं की गई और फिर 1992 में 12 नरसंहार हुआ, जिसमें नक्सलियों ने भूमिहार जाति के 37 लोगों को मार दिया। यहाँ से मृत्यु के एक नए चेहरे का जन्म हुआ, रणवीर सेना का। जिस पे हम लोग कसक हो उसी को हम लोग मारते हैं। हमारे साथ जो गलती करेगी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे तरफ आंख उठाएगा उसको आंख फोड़ देंगे। 1994 में रणवीर सेना का जन्म हुआ और 96 में 12 हत्याकांड का बदला लिया गया लक्ष्मणपुर बाथे में, जहां रणवीर सेना ने 56 दलित लोगों की हत्या कर दी। 1996 में ही रणवीर सेना ने बथानी टोला में 21 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी। हत्याएं इस पूरे कालखंड में बिहार के लिए सामान्य सी बात हो गई थी। 1999 में जातीय हिंसा में फिर नक्सलियों ने 34 भूमिहार समुदाय के लोगों को मार डाला, जिसका बदला 23 दलित समुदाय के लोगों को मारकर रणवीर सेना ने लिया। ऐसे पूरा सब झाँक इतना खाली ऐसे इतना पर से खाली आँख गुजुर लगी था तो चिन्हा था कि कौन अमदी है। यह वो समय था जब बिहार में हर जाति की अपनी एक सेना हो गई थी, जिसका आरंभ नक्सलियों ने किया था, और इसके बाद राजपूतों की कुंवर सेना, कुर्मी समुदाय की भूमि सेना, यादवों की लौरिक सेना, मुस्लिम राजपूत गठबंधन की सनलाइट सेना और भूमिहार समुदाय की रणवीर सेना। क्या यह रवांडा में चल रहे गृह युद्ध से कम था? गृह युद्ध उस आग को जन्म देता है जिसके ताप से या तो मनुष्य पिघल जाता है या फिर पलायन करता है। बिहार ने पलायन को चुना, परंतु इस पलायन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, वो आगे देखते हैं। जिस राज्य में स्तर पर जाकर गृह युद्ध हुआ हो, अकर्मण्य सरकारों और जाति विद्वेष के मध्य प्रजनन हुआ हो, ऐसा प्रजनन एक घोर जातिवादी नेता ही संतान के रूप में दे सकता है। 1990 में पहली बार सत्ता में आने के पश्चात लालू यादव का नारा था भूरा बाल साफ करो, जिसका अर्थ होता है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी बनिया, इनका संहार करो। 1992 में 12 नरसंहार हुआ, जिसमें 35 भूमिहार समुदाय के लोग मारे गए थे। इसका श्रेय लालू यादव के इसी नारे से धरातल पर चल रही जातीय हिंसा को दिया जाता है। इसी संहार के पश्चात भूमिहार समुदाय ने रणवीर सेना का निर्माण किया था, जिससे अनेकों नरसंहार हुए थे। एक नारा इतने बड़े संहार को जन्म दे गया। बिना बात ही 1990 से 2005 के समय को जंगल राज नहीं कहा जाता है। सामाजिक समानता के नाम पर हो रही इस राजनीति में लाभ भी केवल 2 समुदायों को दिया जा रहा था, यादव समुदाय और उच्च जाति के अशराफ मुस्लिम समुदाय। पसमंदा समुदाय इसमें भी सम्मिलित नहीं था। 2005 में एक पुस्तक लिखी गई, पटना अनकट, जिसमें लेखक लिखते हैं कि पटना 2004 में ऐसे था जैसे साराजेवो 1992 में था और जैसे बगदाद आज है। साराजेवो बोस्निया का एक नगर है जिसमें 1992 में युद्ध छिड़ गया था, जो लगभग 4 वर्ष चला और 13,000 लोगों का जीवन लील गया। यदि ऐसी घटना और इराक जैसी घटनाओं से बिहार की तुलना हो तो बिहार का जंगल राज और जघन्य माना जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रजातंत्र के नीचे हो रहा था। 1992 में यानी लालू यादव के आने के 2 वर्ष पश्चात ही बुद्धिजीवी अरविंद एन दास ने लिखा था कि अब बिहार में 2 ही संभावनाएं हैं, एक ऐसा राज्य बनना जिसके भीतर जंगल राज बना रहे और दूसरा अच्छे समय की आशा करना। ये संभावनाएं 2 वर्ष के शासन में दिखने लगी थी और शासन के अंत तक जंगल राज ही रह गया था। केवल 2005 में 3,500 हत्याएं हुई थी, 251 अपहरण, 1150 बलात्कार, 2004 में भी लगभग 4,000 हत्याएं और 1,300 बलात्कार। नीतीश कुमार के बाद स्थिति में परिवर्तन आया, परंतु लालू यादव के समय के जो आंकड़े आपको बताए गए हैं वो केवल अंश मात्र हैं, क्योंकि अधिकांश जघन्य अपराध उस समय की सरकार अपने अधोवस्त्रों में छुपा कर रखती थी। वो अपराध रिपोर्ट ही नहीं होते थे। जर्नलिस्ट अरुण सिन्हा, जिन्होंने बिहार के उन दिनों को निकट से देखा है, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लालू के शासन में व्यक्तिगत संपत्ति की लूट एक सभ्यता थी, डकैतों को प्रश्रय देना सामान्य सी बात थी और इस आपराधिक कठपुतली को नचाने वाले लालू यादव के रिश्तेदार साधु यादव और सुभाष यादव थे। बिहार में ऐसे गुंडों की फैक्ट्री लग गई थी जो आरजेडी के नेताओं के भ्रूण में पोषित होते थे और बिहारियों का लहू पी रहे थे। डकैती और अपहरण बिहार में व्यवसाय बन गए थे। शहाबुद्दीन जैसे आतंकी पर यदि कोई पुलिस अफसर प्राथमिकी लिखता था तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता था। यदि ये दुर्दांत अपराधी न्यायपालिका के हस्तक्षेप से कारागार भी पहुंचते थे तो वहां उन्हें राजकीय सुविधाओं से सम्मानित किया जाता था। शहाबुद्दीन पुलिस सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठता था और पुलिस वाला
धरती पर। जब न्यायपालिका पुलिस से कब्जा गिरोह पर प्रश्न करती थी तो पुलिस का उत्तर होता था कि हमारी स्थिति अंधे धृतराष्ट्र जैसी है। 2002 में लिखा गया ये लेख देखिए। लालू यादव की बेटी का विवाह था तो बारातियों को 25 एकड़ भूमि में घुमाने के लिए आरजेडी के लोग कार शोरूम्स में घुसकर 50 गाड़ियां लूट लाए। इसके पश्चात कंपनी ने अपना कार्य बिहार में बंद कर दिया। आरजेडी के गुंडे छोटी छोटी दुकानों तक से सामान लूटते थे। क्या यहाँ पर काम कर रहे लोग पलायन नहीं करेंगे? घातक आग्नेयास्त्रों का सड़कों पर सार्वजनिक प्रयोग हो रहा था, तब महिलाओं का बाहर निकलना तक बंद हो गया था। लालू यादव की बेटी की शादी में 100 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे बिहार सरकार के कोष से, और ये स्थिति तब थी जब सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं था। इस जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं था। बहुत से एमएलएज इसलिए मार दिए गए थे क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था। आईएएस अफसरों की हत्याएं हो रही थी, उनके घर में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की जा रही थी, जिला न्यायाधीश तक को भीड़ कुचल रही थी। बिहार में हो रही घटनाओं की तुलना 90 के दशक में कश्मीर में हुई घटनाओं से या फिर भिंडरानवाले के समय पंजाब में हुई घटनाओं से ही की जा सकती है। हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़क बनाने की भाषण अवश्य होते थे, परंतु राज्य की स्थिति ऐसी थी कि 2021 तक भी बिहार की 50% जनसंख्या अति दरिद्रता का जीवन जी रही थी। यदि आप शाम को 6 बजे तक घर नहीं पहुंचते थे तो आपको ढूंढना आरंभ कर दिया जाता था घर वालों के द्वारा। यह बिहार का एक सामान्य दिन होता था। अस्थिरता के गर्भ में जन्मी भयानक जातीय हिंसा से पीड़ित जनता अपेक्षा करती है सरकार से कि सरकार उन्हें इस आतंक से छुटकारा दिलवाएगी, परंतु जब सरकार जंगल राज दे तो पलायन एकमात्र उपाय रह जाता है और बड़ी संख्या में पलायन दूसरे क्षेत्रों में भी संकट उत्पन्न करता है। कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं दूसरे राज्यों में, वो आगे देखते हैं। क्या जब हम एक देश की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी वार्ता में क्षेत्रवाद हावी हो सकता है? नहीं, परंतु जब कुछ स्थानों पर क्षेत्रीय संरचना हिलने लगती है तो क्षेत्रीय राजनीति अवश्य कुल बुलाने लगती है। बिहार के प्रचंड पलायन ने भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न की। और अगर उस वक्त अगर आप देखते 1960 में तो मुंबई में रहने वाले मराठी लोगों की संख्या कुछ 70% या 72% थी, बराबर है। आज अगर देखा जाए तो आप 38% या 40% मराठी। 2003 में शिवसेना की ओर से बयान आया कि 500 मराठी छात्रों में से केवल 10 का रेलवे एग्जाम क्लियर होता है, बाकी सारी नौकरियां बाहरी छात्र खा जाते हैं। 20 अक्टूबर 2008 को मुंबई के रेलवे स्टेशन पर अचानक बिहारी छात्रों को पीटा जाने लगा जो एग्जाम देने आए थे। एक छात्र की मृत्यु हो गई और दोष MNS पर लगा। Now what led to this arrest? On Sunday, students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakkre's supporters and hounded out of the examination centers. कुल मिलाकर स्थानीय इकोसिस्टम को खराब करने जैसे आरोप हर राज्य से आते हैं और इन आरोपों से पैदा होते हैं वो संवाद जिनसे राजनीति चलती है। राजस्थान के क्षेत्रीय नेता का बयान कि बिहारी छात्रों ने क्षेत्र का माहौल खराब किया हुआ है, इन्हें यहां से भगाना चाहिए। राज ठाकरे का बलात्कार के लिए भी बिहारियों को उत्तरदायी ठहराना। गुजरात में एक बलात्कार की घटना के पश्चात बिहारियों पर आक्रमण और उनका गुजरात छोड़ना। गोवा के मुख्यमंत्री का कहना कि राज्य में 90% अपराध बिहारी कर रहे हैं। तमिलनाडु के नेताओं का बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहना या असम में बिहारी लोगों पर नस्लभेदी टिप्पणी करना, यह संवाद पूरे देश में उठा है। उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? दोनों ही पक्ष गलत नहीं है। बिहार का आम मानव उस अपराध का दंड भोग रहा है जो उसने किया ही नहीं, और बाकी राज्य ऐसी स्थितियों से लड़ रहे हैं जिसके समाधान का उन्हें अनुमान तक नहीं है। परंतु क्षेत्रीय राजनीति के चलते 1 बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी लड़ाई की तैयारी, 3 बिहारी ट्रेन हमारी और 4 बिहारी सरकार हमारी जैसे नारे केवल घृणा उत्पन्न करते हैं। क्या बात, आपको किंतु सोच्चारे बोलते হবে, 1 बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाहिए ना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। समाधान घृणित राजनीति में नहीं, समाधान स्वयं बिहार के भीतर है। क्या है वो समाधान, वो आगे देखते हैं। एक ऐसी भूमि जिसकी तपिश में तप कर बुद्ध को ज्ञान मिला, जिसके वायुमंडल में श्वास लेकर चाणक्य ने अखंड भारत की स्थापना की, आज उसी भूमि से लोग भागने को विवश हैं। दुख की बात यह है कि यह पलायन अभी भी चल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार की राजनीति में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हो पा रहा जो अपने बाहुबल से बिहार की स्थिति को सुधारने का दंभ भरे।
उत्तर प्रदेश भी कभी इसी स्थिति में सांस ले रहा था, परंतु आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रक्षा कॉरिडोर बन रहा है, 33 लाख करोड़ के MOUs पर हस्ताक्षर हो रहे हैं और 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने की बातें हो रही हैं। परंतु बिहार के नेता बिहार के पलायन पर गौरव कर रहे हैं। नीतीश कुमार लालू से बेहतर रहे, पर बिहार की स्थिति नहीं बदल सकते। जंगल राज की 9वीं फेल संतानें भी बिहार की स्थिति नहीं बदल सकती और नए नेताओं में भी यदि बिहार कन्हैया कुमार ही पैदा करेगा तो बिहार के भविष्य का ईश्वर ही मालिक है। इस वीडियो के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों में केवल एक आवेदन दिया जा सकता है कि बिहारी व्यक्ति को संपूर्ण सम्मान दिया जाए, परंतु बिहार की स्थिति केवल और केवल एक कर्म योद्धा ही बदल सकता है, जिसे बिहार को स्वयं ही पैदा करना होगा। गरीबी पलायन को जन्म देती है। पलायन एक शोषित समाज को, और शोषित समाज अपने अपमान को भी चुपचाप सहता है, जिसके विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध उसे स्वयं ही लड़ना होता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह जानकारी बिहार की स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और UPI के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे दूसरे वीडियो को अवश्य देखें, जो आपको बिहार के नए कैंसर के बारे में बताएगा और आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले सप्ताह रेड फाइल के एक और विनाशक।